सोचिए एक ऐसी सिचुएशन, ऑफिस में बॉस ने एक ईमेल भेजा है जिसने महीनों की हार्डवर्क को बस एक लाइन में डिसमिस कर दिया है। ओ, वो सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है। हार्ट रेट अचानक से स्पाइक कर जाती है। एग्जैक्टली और उंगलियां कीबोर्ड पर एक ब्रूटल रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने लगती है। फिंगर बस उस सेंड बटन के ठीक ऊपर हवर कर रही होती है। वो जो एक सिंगल माइक्रो सेकंड है ना, वही डिसाइड करता है कि करियर बर्बाद होगा या फिर एक इमोशनल इंटेलिजेंस का मास्टर क्लास देखने को मिलेगा। राइट। और हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलतियां या रिग्रेट्स अक्सर सिर्फ इस एक माइक्रो सेकंड के रिएक्शन का ही नतीजा होते हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि उस एक माइक्रो सेकंड में एक्चुअल में दिमाग में होता क्या है, और क्या हम उस मोमेंट को कंट्रोल करना सीख सकते हैं? वेलकम टू कास्ट योरसेल्फ, जहां आज हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है इस डीप डाइव में। हाँ, और आज हम साइंटिफिकली डिकोड करेंगे इस रिएक्शन और रिस्पॉन्स के डिफरेंस को, यानी बिना सोचे समझे इम्पल्स पर एक्ट करना वर्सेस सोच समझकर कॉन्शियस डिसीजन लेना। हमारी कोशिश यही है कि इस न्यूरोबायोलॉजिकल पजल को समझकर एक ऐसी सुपर पावर डेवलप की जाए जो इमोशंस को मास्टर कर सके, क्योंकि ये रिएक्शन और रिस्पॉन्स का कॉन्ट्रास्ट हमारी डेली लाइफ के हर छोटे इवेंट में दिखता है। जैसे एक सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम्स सबसे बड़ा टेस्ट हमारे पेशेंस का। वही ना, जैम में हम सब ने देखा है कि एक इंसान स्टीयरिंग व्हील पर कंटिन्यूअसली मुक्के मार रहा होता है, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा होता है, मतलब वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। ये एक प्योर रिएक्शन है, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, पर वो अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। एब्सोल्युटली। लेकिन उसी सेम ट्रैफिक जैम में दो गाड़ी छोड़कर एक और इंसान होता है जो आराम से अपना फेवरेट गाना सुन रहा होता है, या शायद मेंटली अपने दिन की प्लानिंग कर रहा होता है। राइट, रास्ता दोनों का ब्लॉक है, पर एक्सपीरियंस ड्रामेटिकली ऑपोजिट है। दूसरा इंसान एक्चुअली रिस्पॉन्ड कर रहा है। एग्जैक्टली। क्योंकि रिएक्शन हमेशा आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, वो आपसे सिचुएशन का कंट्रोल छीन लेता है, जबकि रिस्पॉन्स, चाहे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, आपको इंटरनल कंट्रोल वापस दे देता है। इस पर मुझे एक बहुत ही आइकॉनिक रियल लाइफ इंसिडेंट याद आ रहा है। शाहरुख खान का एक फेमस प्रेस इवेंट था। एक रिपोर्टर ने उनसे उनके 2 साल के बेटे आर्यन के बारे में एक बहुत ही अजीब और आई वुड से इंट्रूसिव सवाल पूछा। ओ, मैं जानती हूँ इस बारे में, वो डेब्यू वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, उस रिपोर्टर ने पूछा कि आपके बेटे का पार्लियामेंट्री डेब्यू कब हो रहा है। अब प्रैक्टिकली सोचिए, कोई भी इंसान इस पर तुरंत ऑफेंड हो सकता था, एक अग्रेसिव रिएक्शन ट्रिगर हो सकता था वहां, पर एसआरके ने गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय स्मूथली क्रॉस क्वेश्चन किया, तुम्हारे पास बच्चे हैं, वो जर्नलिस्ट कब बन रहे हैं? वो एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है एक रिस्पॉन्स का। सोसाइटी में अक्सर एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर किसी इंसल्ट पर हमने गुस्से में रिएक्ट नहीं किया तो लोग हमें वीक समझेंगे। हाँ, लोग सोचते हैं कि दब गया या डर गया। एग्जैक्टली। पर न्यूरोसाइंटिफिकली और सोशली नॉट रिएक्टिंग एक वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली एक्सट्रीम पावर का साइन है। एसआरके ने उस मोमेंट में अपना बैलेंस लूज नहीं किया, उन्होंने नैरेटिव का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। पर यहां मेरे दिमाग में एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन आता है। अगर रिस्पॉन्ड करना इतना ही बेनिफिशियल और पावरफुल है, तो हमारा ब्रेन नेचुरली रिएक्ट क्यों करता है? अगर एवोल्यूशन ने हमें इतना एडवांस बनाया है, तो हमारा दिमाग नेचुरली कूल क्यों नहीं रहता? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका सीधा कनेक्शन हमारे इवोल्यूशनरी हार्डवेयर से है। हमारा मॉडर्न ब्रेन एक्चुअली 2 अलग-अलग एरास के सिस्टम्स पर चल रहा है। 2 अलग एरास मतलब क्या? इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हमारा लॉजिक, रीजनिंग और कूल डिसीजन मेकिंग का सेंटर है। इसे हम कैप्टन कूल बुला सकते हैं। ओके, कैप्टन कूल, गॉट इट। पर प्रॉब्लम ये है कि ये एडवांस्ड सॉफ्टवेयर एक बहुत ही आउटडेटेड केवमैन एरा के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है। इस पुराने ओएस को अमिगडाला कहते हैं। ये आपका एक इम्पल्सिव जवान खिलाड़ी है। केवमैन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मतलब दिमाग का एक हिस्सा आज भी लिटरली पत्थर युग में जी रहा है। टेक्निकली हाँ, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पर रिएक्शन एक बहुत ही क्रूशियल सर्वाइवल मैकेनिज्म था। उस जमाने में अगर झाड़ियों में कोई हलचल हुई तो दिमाग के पास ये एनालाइज करने का टाइम नहीं होता था कि वहाँ हवा चल रही है या एक खतरनाक जानवर छुपा है। राइट, वहाँ लॉजिक लगाने का टाइम ही नहीं है। सिंघम बन के लड़ो या मिल्खा सिंह बन के भागो।
प्रिसाइसली वहां तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में आना पड़ता था। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वहां टाइम लेता तो इंसान वहीं मारा जाता। इसीलिए अमिगडाला को ये पावर दी गई कि डेंजर आते ही वो लॉजिक सेंटर को बाईपास कर दे। पर आज के टाइम पे तो हम जंगलों में नहीं रहते ना, हमारे आसपास फिजिकल सर्वाइवल के खतरे ऑलमोस्ट जीरो हैं। तो ये केवमैन ओएस आज भी वैसे ही क्यों रिएक्ट कर रहा है? यही सबसे बड़ी आयरनी है हमारी बायोलॉजी की। आज फिजिकल खतरे तो नहीं है, पर उनकी जगह इमोशनल और सोशल खतरों ने ले ली है। जब बॉस गुस्से में चिल्लाता है या कोई पब्लिक में इंसल्ट करता है, तो हमारा एमिगडाला उन सिचुएशंस को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे सामने एक शेर खड़ा हो। वेट रियली? तो बॉस के चिल्लाने पर दिमाग सीरियसली ये सोच रहा होता है कि जान को खतरा है? लिटरल सेंस में जैसे ही कोई इमोशनल थ्रेट डिटेक्ट होता है, एमिगडाला दिमाग में एक इनविजिबल फायर अलार्म बजा देता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। फिजिकली एमिगडाला पूरी बॉडी को कॉर्टिसोल और एड्रीनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन से फ्लड कर देता है। ओ, तो बॉडी डायरेक्टली अटैक मोड में आ जाती है। हाँ, और ये हार्मोन्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी आपके लॉजिकल ब्रेन तक आने वाले कनेक्शंस को टेम्पररी ब्लॉक कर देते हैं। इसे बायोलॉजिकली एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। अमिगडाला हाईजैक मतलब पायलट से कंट्रोल छीनकर हाईजैकर ने प्लेन अपने हाथ में ले लिया। एग्जैक्टली और उस स्प्लिट सेकंड में आप रैशनली सोच ही नहीं सकते। इसीलिए गुस्से में लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका बाद में उन्हें रिग्रेट होता है, क्योंकि टाइप करते वक्त या बोलते वक्त लॉजिक का स्विच ऑफ था। ये बायोलॉजिकल मैकेनिज्म तो समझ आता है जब कोई बड़ा थ्रेट हो, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग इतनी छोटी और इलॉजिकल बातों पर रिएक्ट करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे मेरी एक एक्वेंटेंस है सिमी। अच्छा, क्या हुआ उसके साथ? एक दिन वो आराम से बैठ के लैपटॉप पर काम कर रही थी। अचानक वो बहुत जोर से चिल्लाई, चेयर फेंक कर दूर जाकर खड़ी हो गई। पता चला कि उसके जूतों के पास एक छोटा सा कॉकरोच निकल आया था। अब प्योरली लॉजिकली सोचो तो एक छोटा सा इंसेक्ट एक फुली ग्रोन इंसान का क्या बिगाड़ सकता है? राइट, लोग फियर फोबियाज में लॉजिक यूज नहीं करते। एग्जैक्टली वहां उसका दिमाग पूरी तरह पैनिक में चला गया। ऐसे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि वहां फियर ने पहले ही अमिगडाला हाईजैक कर लिया है। कॉकरोच ने लाइफ को थ्रेटन नहीं किया, पर उसके डीप सीटेड फियर बटन को प्रेस कर दिया। साइकोलॉजी बताती है कि हमारे अंदर कुछ स्पेसिफिक इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। गुस्सा, एंजाइटी, दुख, डर, ये 6 बटन्स हैं लगभग। जब ये दबते हैं, रिएक्शन हमेशा इलॉजिकल होता है। आई सी, जैसे लोग सैड होने पर अचानक से एक्सेसिव जंक फूड खाने लगते हैं या रिटेल थेरेपी के नाम पर क्रेडिट कार्ड लिमिट क्रॉस कर देते हैं। बिल्कुल, वो उस दुख नाम के ट्रिगर का डिफॉल्ट रिएक्शन है। पर इसमें एक और कॉम्प्लेक्स लेयर है। अक्सर हम प्रेजेंट सिचुएशन पर रिएक्ट करते ही नहीं हैं। वेट, प्रेजेंट पर रिएक्ट नहीं करते तो फिर किस चीज पर गुस्सा आ रहा होता? हम एक्चुअली पास्ट के घोस्ट्स पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग इवेंट्स को पास्ट ट्रॉमा के फिल्टर्स के थ्रू देखता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, अगर पास्ट में किसी का पार्टनर चीट कर चुका है, तो नए हेल्दी रिलेशनशिप में भी नॉर्मल बातों पर रिएक्शन आएगा। ओह, मतलब अगर नया पार्टनर बस कैजुअली फोन पर किसी से बात कर रहा है तो ऑब्जेक्टिवली कोई खतरा नहीं है, पर उस इंसान के अंदर एक इंटेंस अग्रेसिव रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगा। स्पॉट ऑन, उसने फोन पर बात करना कुछ चीटिंग के ट्रॉमा से लिंक कर दिया है। या जैसे बचपन में किसी ने पेरेंट्स की लाउड फाइट्स देखी हो, तो बड़ा होकर वो थोड़ी सी लाउड आवाज पर ही हाइपर डिफेंसिव हो जाता है। मेक्स टोटल सेंस। ये सब पास्ट बैगेज है, लेकिन सिर्फ इमोशंस ही हमें धोखा नहीं देते ना कहीं हमारा लॉजिक खुद भी तो हमारे खिलाफ खेलता है। हाँ, कॉग्निटिव बायसेस के थ्रू दिमाग कॉन्स्टेंटली रियलिटीज को डिस्टॉर्ट करके हमें कन्वीनियंट कहानियां सुनाता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस ये कैसे काम करता है? सोचिए, एक शोरूम में एक जैकेट है जिसके टैग पर 15,000 रुपए लिखा है। उस पर एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगा है और नीचे सेल लिखकर नई प्राइस 9,000 रुपए लिखी है। द क्लासिक सेल ट्रिक, हम सब इसमें फंसते हैं। राइट। बायोलॉजिकली क्या हुआ? आपका दिमाग पहले उस 15,000 पर एंकर हो गया। फिर जब 9,000 देखा तो अमिगडाला ने एक रिवॉर्ड सेंस किया। दिमाग ने कहानी बनाई कि मैं 6,000 बचा रही हूं, जबकि जैकेट की एक्चुअल वैल्यू शायद 3,000 भी ना हो। मतलब हम सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली नहीं, मार्केटिंग ट्रैप्स के थ्रू प्रोसेस करते हैं।
पर इस पूरी इक्वेशन में हमारी फिजिकल बॉडी का क्या रोल है? क्योंकि अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है या मैं एग्जॉस्टेड हूं तो मेरा पेशेंस जीरो होता है। फिजिकल स्टेट एक फाउंडेशन है। एक बहुत पॉपुलर वर्ड है आजकल, हैंग्री, यानी हंगर प्लस एंगर। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को चलने के लिए बहुत एनर्जी और ग्लूकोज चाहिए। जब ब्लड शुगर लो होता है या स्लीप डेप्रिवेशन होती है तो बॉडी उस लॉजिक सेंटर की पावर सप्लाई कट कर देती है। ओह, तो एनर्जी बचाने के लिए डिफॉल्ट मोड यानी केवमैन ओएस ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली। एमिगडाला को एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए, वो लो एनर्जी में भी परफेक्टली फेयर ट्रिगर कर सकता है। इसीलिए थकान में चिड़चिड़ापन सबसे जल्दी आता है। ओके, तो अगर हम इस पूरी पिक्चर को समराइज करें, हमारा दिमाग एक आउटडेटेड ओएस पर चल रहा है जो हार्मलेस ईमेल्स को शेयर समझ लेता है। ऊपर से एंकरिंग बायस लॉजिक को करप्ट करता है, पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर्स दबाता है और थकान बचे कुचे लॉजिक को बंद कर देती है। प्रॉब्लम तो क्रिस्टल क्लियर है, पर अब इस हाईजैकर को बेंच पर वापस कैसे बिठाएं? इसके लिए साइकोलॉजी में एक बहुत इफेक्टिव ब्लूप्रिंट है, PEACE फ्रेमवर्क। ये स्पेसिफिकली अमिगडाला हाईजैक को रिवर्स करने के लिए है। इसका सबसे पहला स्टेप है P, यानी पॉज, रुक जाना। पॉज। पर जब दिमाग में केमिकल्स का स्टॉर्म चल रहा हो तब रुकना ही तो सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। यहां मुझे वापस शाहरुख खान का एक और मोमेंट याद आता है। एक अवार्ड शो में एक रिपोर्टर ने गलती से उन्हें बार बार सलमान बुला दिया। अब ऐसी पब्लिक जगह पर अपने राइवल के नाम से बुलाया जाना किसी की भी ईगो को ट्रिगर कर सकता है, पर SRK ने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने एक डीप पॉज लिया और फिर उस रिपोर्टर को, जिसका नाम दीपिका था, एकदम स्ट्रेट फेस से लिपिका बुला दिया। हाँ, यस। क्राउड हंसने लगा और सिचुएशन डिफ्यूज हो गई। ये एक पॉज की अल्टीमेट पावर है। साइंस कहती है कि जब आप फिजिकली रुकते हैं और डीप ब्रेथ्स लेते हैं तो आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब वो बॉडी को शांत करने वाला सिस्टम? हाँ, ये सिस्टम दिमाग को सिग्नल भेजता है कि ऑक्सीजन आ रही है, फिजिकल खतरा नहीं है। ये एक छोटा सा पॉज उस एड्रेनलिन सर्ज पर टेम्पररी ब्रेक लगा देता है। बस उन 4-5 सेकंड्स में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रीबूट हो जाता है। वाह! तो डीप ब्रेथ लेना कोई फिलोसॉफिकल ज्ञान नहीं, एक प्योरली फिजिकल मैकेनिज्म है उस केमिकल फ्लड को क्लियर करने का। पर हीट ऑफ द मोमेंट में ब्रीदिंग याद रखना मुश्किल है। इसके आगे का फ्रेमवर्क क्या कहता है? अगला स्टेप है E, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिगर्स। पॉज तभी ले पाएंगे जब आपको अपने लैंडमाइंस पता हों। MS धोनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कभी रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि रिजल्ट उनका एंजाइटी ट्रिगर है। उन्हें पता है रिजल्ट सोचते ही दिमाग हाईजैक होगा, तो वो सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करते हैं। मेक सेंस। हम सबको पीस टाइम में अपनी वीकनेस एनालाइज करनी पड़ेगी। ये ट्रिगर कोई स्पेसिफिक वर्ड, कोई टोन ऑफ वॉइस या कोई जगह भी हो सकती है। पर बात अगर टोन की हुई तो झगड़ों में हमेशा आवाज ऊंची होती है। एक ने वॉल्यूम बढ़ाई तो दूसरा उससे ज्यादा चिल्लाता है। ये लूप कैसे तोड़ें? यही तीसरा पिलर है। अच्छा, अवॉइड रेजिंग टोन। और ये सिर्फ मैनर्स की बात नहीं है, इसके पीछे मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट है। जब आप अपनी आवाज ऊंची करते हैं तो सामने वाले के मिरर न्यूरॉन्स इंस्टेंटली उस अग्रेसिव पोस्चर को कॉपी करने लगते हैं, उनका भी अलार्म ऑन हो जाता है। लेकिन एक मिनट, एक काउंटर थॉट है। हाँ। अगर कोई मुझ पर जोर से चिल्ला रहा है और मैं अपनी आवाज जानबूझकर सॉफ्ट कर दूं, हाँ, तो क्या मैं उसके सामने वीक या पुशओवर नहीं लगूंगा? ये डर बहुत नेचुरल है, पर न्यूरोसाइंस उल्टा प्रूव करती है। जब आप आवाज लोअर करते हैं तो आप सरेंडर नहीं कर रहे, आप एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल डी-एस्केलेशन कर रहे हैं। डी-एस्केलेशन वो कैसे? क्योंकि सामने वाले के मिरर न्यूरॉन्स सबकॉन्शियसली आपसे सिंक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो लड़ाई होगी, पर अगर आपने कॉन्शियसली वॉल्यूम लो रखी तो उसका ब्रेन कंफ्यूज होगा और धीरे धीरे आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगेगा। आप बिना चिल्लाए उस सिचुएशन के डोमिनेंट कंट्रोलर बन जाते हैं। माइंड ब्लोइंग। मतलब टोन लो रखना स्टेल्थ कंट्रोल है, उसके ब्रेन को वापस लॉजिक ट्रैक पर लाना। PEA हो गया। C से क्या है? सी है चूज योर वर्ड्स, खास तौर पर I वर्सेस यू स्टेटमेंट्स। एक सिंगल कम्युनिकेशन ट्वीक आधी लड़ाइयां खत्म कर सकता है। I वर्सेस यू, जैसे तुम फोन पर लगे रहते हो। एग्जैक्टली। जैसिली सेंटेंस यू या तुम से शुरू होता है, दिमाग उसे फिजिकल अटैक की तरफ परसीव करता है। सामने वाले का शील्ड ऊपर आ जाता है।
बजाय इसके आई स्टेटमेंट यूज करें। जैसे जब डिनर पर फोन यूज होता है तो मुझे अकेला फील होता है। यहाँ आप अपनी फीलिंग्स बता रहे, अटैक नहीं कर रहे हैं। ये एम्पैथी जगाता है। हाँ, समझ गया। इसमें सामने वाले को डिफेंड करने की जरूरत फील नहीं होती। पर क्या हो अगर प्योरली ऑब्जेक्टिवली सामने वाले की ही गलती हो, आई मीन इंटेंशनल गलती? ऐसा लगता है हमें, पर वहां आखिरी स्टेप आता है, ए एक्सप्लोर पर्सपेक्टिव्स। एक कॉग्निटिव फ्लॉ है जिसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। जब हमसे गलती होती है तो हम कहते हैं सिचुएशन ऐसी थी, पर दूसरे की गलती हो तो हम कहते हैं ये इंसान ही खराब है। ये तो सब करते हैं। कोई रियल लाइफ एग्जांपल है इसका? हाँ, एक कॉर्पोरेट सिनारियो सोचिए। एक सीनियर मैनेजर ने देखा कि उसका एक एम्प्लॉय पिछले कुछ हफ्तों से बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, डेडलाइंस मिस कर रहा है। मैनेजर ने गुस्से में टर्मिनेशन ईमेल ड्राफ्ट कर लिया था, पर जब थोड़ा पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर किया तो पता चला कि उस एम्प्लॉय का बहुत पेनफुल डिवोर्स चल रहा है। ओह मैन। वो एक फैक्ट ने पूरा फ्रेमवर्क बदल दिया। जो आदमी लेजी लग रहा था वो डीप पेन में दिखने लगा। एक्शन शायद अभी भी लेना पड़े, पर रिएक्शन अब गुस्से से नहीं, एम्पैथी से आएगा। प्रिसाइजली। जब पर्सपेक्टिव स्ट्रेच होता है, रिएक्शन डिसॉल्व हो जाता है। एक और छोटा मेंटल हैक है, ट्रैफिक में अगर कोई कट मारे तो रिएक्ट करने से पहले सोचो, क्या 5 साल बाद इस एक इंसिडेंट की कोई रेलेवेंस होगी? 5 साल? अगले 5 दिन बाद भी किसी को याद नहीं रहेगा कि सिग्नल पर किसने कट मारा था। राइट। तो अगर मैटर ही नहीं करेगा तो उस अनजान इंसान के पीछे अपना मूड और केमिकल बैलेंस क्यों खराब करना? तो पीस का पूरा आर्किटेक्चर ये है। पॉज लीजिए, ट्रिगर्स इवैल्यूएट कीजिए, टोन लोअर कीजिए, वर्ड्स चूज कीजिए और पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर कीजिए। ये टूलकिट सच में कमाल की है, लेकिन सिर्फ इस बातचीत को सुन लेने से दिमाग की रिवायरिंग तो नहीं हो जाएगी ना? बिल्कुल नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी तभी काम करती है जब हम कॉन्शियस प्रैक्टिस करें, नए पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे। और इसीलिए इस डीप डाइव को सुनकर बस भूल नहीं जाना है। तो अगले 7 दिन तक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम सब, द 7 डे चैलेंज। हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट निकालने हैं। फोन के नोट्स में 3 बातें लिखनी है। पहला, आज मैं किस मोमेंट पर रिएक्ट करने वाला था। दूसरा, मेरा ट्रिगर क्या था। और तीसरा, क्या मैं वहां एक पॉज ले पाया। ये डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है। अगर किसी दिन आप फेल भी हो गए और चिल्ला दिया तो भी लिखिए। ये सेल्फ ऑडिटिंग धीरे धीरे आपके हिडन पैटर्न्स को एक्सपोज कर देगी। एक फाइनल थॉट यही है कि हम दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, पर सबसे कॉम्प्लेक्स बुक हम खुद हैं। जिसने खुद को पढ़ लिया उसने आधी लड़ाई वहीं जीत ली। बिना किसी डाउट के। टू मास्टर अदर्स इज स्ट्रेंथ, टू मास्टर योरसेल्फ इज ट्रू पावर। तो इस रिफ्लेक्शन के साथ हम इस डीप डाइव को यहाँ रैप अप करते हैं। पर जाने से पहले सोचिए, आपकी लाइफ का वो एक सबसे बड़ा, सबसे हिडन इमोशनल ट्रिगर क्या है जो सेकंड्स में आपके लॉजिक सिस्टम को शट डाउन कर देता है। इसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और इस पर रिफ्लेक्ट कीजिए, क्योंकि उस क्रूशियल मोमेंट में रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स डिफाइन करेगा कि नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप मास्टरिंग योरसेल्फ।